अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक टच किया है वो थोड़ा सा एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। लेकिन मैंने सोचा फिर भी इस टॉपिक को टच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का और इसके बारे में बात होनी चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल से और कैप्शन से पता लगा लिया होगा कि आज हम किस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, विच इज़ बेटर। तो ये सवाल जितना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसका जवाब है। अक्सर अगर हम लोगों से पूछें इस क्वेश्चन को तो बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर सुनने को मिलता है, लेकिन कई लोग अपने अपने ओपिनियंस और अपनी अपनी चॉइसेस क्लियर बता देते हैं कि उनको क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग, लेकिन उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा जज किया जाता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी वीडियो में। मैंने इसके जो अहम हिस्से हैं, अहम पहलू हैं, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, तो मैंने इनको लिख लिया है। इनके मेन मेन पॉइंट्स को मैं लिख कर लाई हूँ आज। जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है इस बारे में, जो भी मेरा ओपिनियंस है, मैं यहाँ पर लिख लिए मैंने। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के चॉइसेस, आप लोगों के ओपिनियंस मुझसे अलग हो सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मेरे ओपिनियंस हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि मैं क्या बात आपसे कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी जॉइंट फैमिली के बारे में। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो सबको पता होगा कि हमारे देसी घरों में अक्सर करके जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखा जाता है। ओके, जॉइंट फैमिली में जहाँ हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, ताया ताई, कज़न, भाई बहन, आपस में सब एक लंबा चौड़ा परिवार, जिसमें 7-8 लोग या कई बार इससे भी कहीं ज़्यादा लोग एक ही छत के नीचे मिलकर रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली सिस्टम कहा जाता है। और ये बहुत आम है हमारे देसी घरों में, देसी फैमिलीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली के प्रोस यानी फ़ायदों के बारे में। जॉइंट फैमिली के प्रोस क्या क्या हैं? तो जो पॉइंट नंबर 1 है पहला, वो ये है कि जब आप एक बड़े से घर में एक बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको तन्हाई का एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हर वक़्त आपके लिए कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। आप हर किसी से आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अकेले हो। और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट होता है भाई-बहन के साथ, कज़िन्स के साथ मस्ती का दौर, गपशप का दौर, ये चलता रहता है। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत फ़न वाली चीज़ है ना, मज़ा आता है हमको एक साथ मिलकर रहने में। पॉइंट नंबर 1 मेरा ये था। और पॉइंट नंबर 2 ये कि आपको बच्चों की देखभाल में, अगर उन घरों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो आप बच्चों की देखभाल में फुल्ली एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आपको मतलब कोई ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा कौन सँभालेगा अगर मैं इस काम में बिज़ी हूँ तो। या मुझे कहीं जाना है अगर तो इमरजेंसी में, तो बच्चों की देखभाल सब मिल-जुल कर ही कर लेते हैं। न्यू पेरेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है, और बुज़ुर्गों से काफ़ी सारी एडवाइस भी मिलती है न्यू पेरेंट्स को कि बच्चे को कैसे पालना है या कैसे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है? तो कहीं भी जाना हो आपको, तो आप अपने बच्चे को फुली ट्रस्ट करके छोड़ के जा सकते हैं, अनटिल और अनलेस आपका बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल है तो। ठीक है? और घर के बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनसे आपको काफ़ी कामों में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 है। बहुत मतलब ये आम से पॉइंट्स हैं जो आप सब लोगों को पता होंगे कि जॉइंट फैमिली में ये पर्क्स होते हैं, ये एडवांटेजेस रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा घर के एक्सपेंसेस में, घर के माली फाइनेंशियल फाइनेंशियल उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, घर के एक्सपेंसेस सब मिलके शेयर करते हैं और आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट भी रहता है। आप एक दूसरे पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर कोई बुरा वक्त है या अगर एक फैमिली उस घर में कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रही है, काम नहीं है या कुछ उसको परेशानी, माली हालात ठीक नहीं है, तो सब फैमिलीज मिलकर, जितने भी उस जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो वो सब फैमिली मिलकर आपको हेल्प कर देती है। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं
अकेले ये सब कैसे करूँगा, अकेले मैनेज कैसे होगा। ज़ाहिर है जब आप एक घर के नीचे रहते हो और आपके वो अपने लोग होते हैं सारे, तो आपको माली हालातों में भी कई हद तक मदद मिलती है। एंड माइंड यू, ये जो सारे पॉइंट है ना, मैंने एक अच्छे ससुराल के बारे में डिस्कस किए हैं। आप कमेंट में कई लोग या कई औरतें ये बोल सकती है कि नहीं हमारे ससुराल में तो ये सब नहीं होता जो आप पॉइंट्स बता रही हो। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो ऐसा केस है जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो। ठीक है, वो एक रेयर, मतलब रेयर तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत सारे ससुराल होते हैं ऐसे। वो एक अलग अलग टॉपिक है, हम उसको बाद में टच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो ये मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो मैंने आम हालातों वाले ससुराल में जो होता है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जॉइंट फैमिली के कॉन्स के बारे में, यानी नुकसानात के बारे में। जब हमारी शादी होती है घर के अंदर और हम नई शादीशुदा जोड़े होते हैं तो उनकी प्राइवेसी, ऑफ कोर्स इतने सारे लोग जब होते हैं आगे पीछे, तो प्राइवेसी एक तरह से काफ़ी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और हम अपने डिसीजन, जो नए जोड़े होते हैं वो अपने डिसीजन कई बार अपने आप नहीं ले सकते, उनको बड़ों से पूछना पड़ता है, या बड़े कभी कभार बेजा मुदाखलत करते हैं उनके डिसीजन में, उनके प्राइवेसी के बीच में। तो इससे क्या होता है, फैमिली में एक बहुत ऑकवर्डनेस या फिर एक इरिटेटिंग माहौल सा बन जाता है। बहुत दिक्कतें आती हैं कि अगर कोई आपके डिसीजन को क्वेश्चन करे, खासकर एक कपल के डिसीजन को क्वेश्चन करे और उनकी प्राइवेसी में बेजा मुदाखलत करे, डिस्टर्बेंस करें, तो ये इंटरप्शन सही नहीं है। आई थिंक बेवजह की अननेसेसरी इंटरप्शन इज़ नॉट राइट। ये इसका एक बहुत बड़ा कॉन्स लगता है मुझे जॉइंट फैमिली का। अगेन मैं कहूँगी मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, और कुछ मैंने देखे हैं जो अपने आसपास होते हुए। आपके ओपिनियंस, आपकी चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, इज़ टोटली ऑल राइट। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स का पॉइंट नंबर 2 मेरा ये है कि जब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही फैमिली में रहते हैं तो क्या होता है कि ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म आम बात है। ससुराल में कोई एक बहू आपकी फेवरेट होती है, कोई एक बहू नहीं होती है, कोई एक पर्सन आपका उससे आपकी ज़्यादा बनती है और इससे आपकी नहीं बनती। तो इसमें क्या होता है ना कि आमतौर पर एक दूसरे में जेलसी होना और पॉलिटिक्स होना और गेम्स घर में खेलना, माइंड गेम्स खेलना, ये बहुत आम हो जाता है ना। फैमिली पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो मेंटल पीस कहीं ना कहीं स्पॉइल होता है इसमें। तो इधर की बात उधर करना या गॉसिप करना कि आप, उसने मेरे बारे में ये कहा था, या उसने आपके बारे में ये कहा था, तो ये सब चीज़ें बहुत आम होती हैं। अगर आप इतने सारे लोग मिलकर रहोगे, झगड़े फसाद, बहसबाजी, मुकाबलेबाजी, ये सब बहुत आम होती है जॉइंट फैमिली के अंदर। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्स लगता है, क्योंकि इससे ना आप मेंटली तौर पर धीरे धीरे स्पॉइल होते रहते हो, डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी मेंटल हेल्थ। और बच्चों में भी एक अलग तरह से कंपटीशन चलता है घर के बच्चों में ना, कि कौन किसमें क्या कमी है, किसमें क्या खूबी, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन गेम्स में अच्छा है, कौन ज़्यादा आगे हमसे। तो बच्चों में भी एक तरह से कंपटीशन देखने को मिलता है जॉइंट फैमिली के अंदर। हाँ, कुछ कज़न्स होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ कज़न्स में होता है कंपटीशन। ठीक है, तो ये भी एक हकीकत है। पॉइंट नंबर 3 है कॉन्स का मेरा, कि जो मनमुटाव होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता रहता है इस चीज़ की वजह से कि हमारी साइड हमारे बुजुर्गों ने नहीं ली है, या उसकी साइड हमारे बुजुर्गों ने पहले ली है। अगर बुजुर्ग इंसाफ पसंद नहीं है, घर का बड़ा इंसाफ पसंद नहीं है, तो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है घर के अंदर। आपको इंसाफ पसंदी आनी चाहिए और इंसाफ पसंद आपको होना चाहिए, आपको अपने बच्चों के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, हर कोई ये नहीं कर सकता, इसीलिए ज़्यादातर जॉइंट फैमिलियाँ खराब हो जाती हैं। अगर आप सही से बैलेंस नहीं कर सकते अपने बहू और अपने बच्चों के बीच में, अपने पोता पोतियों के बीच में। ठीक है, ये भी एक कॉन्स है। पॉइंट नंबर 4 है, अगर आप शादी करके घर में जा रहे हैं, वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे आपके बड़े हैं, अगर आप छोटे हैं स्पेशली घर के सबसे, तो क्या होता है ना कि आपको हर किसी से इजाज़त लेना, अपने शौहर के साथ बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना। अगेन इजाज़त लेना कोई, मैं गलत नहीं समझती, ठीक है आपके घर के बड़े हैं, आप इजाज़त ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इजाज़त तो मिल जाती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर घर में एक अजीब सी हवा चल जाती है, एक अजीब सी फिज़ा हो जाती है कि आप कहीं से भी वापस आओ तो आपको सिनेरियो कुछ अलग देखने को मिलता है, ऐसा होता है, ये सच बात है। जिनकी शादियाँ हुई हैं वो समझ सकते होंगे, नई शादीशुदा जोड़े, रोक-टोक हर बात में, हर चीज़ में, चाहे वो अच्छे के लिए हमसे कह रहे हों, पर एक टाइम को फ्रस्ट्रेशन,
एग्जॉस्ट हो जाती है बहुएं, औरतें घर की, ठीक है। और खासकर ये तो तब ज़्यादा बुरा लगता है जब अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। अननेसेसरी चीज़ों पे आपको रोक-टोक की जाती है कि ऐसा नहीं वैसा, तो एक बहुत टायर्डनेस वाला माहौल बन जाता है। आप थक जाते हैं एक ही चीज़ पर, रोज़ कुछ ना कुछ सुनते हुए, कुछ ना कुछ यू नो एडवाइस सुनते हुए। तो ये कॉन्स है बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली का। और अब हमने बात कर ली आई थिंक जॉइंट फैमिली के सारे कॉन्स के बारे में। हाँ, एक कॉन्स और है जॉइंट फैमिली का, जिसमें आपको क्या होता है ना कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जॉइंट फैमिली के अंदर। क्योंकि स्पेशली जब आपकी नई-नई शादी होती है तो सबको आपको खुश करना होता है, सबकी पसंद नापसंद का आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है ससुराल में ढलने के लिए उस हिसाब से। तो आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो। या तो आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो या आप बहुत रूड हो जाते हो। तो आप कहीं न कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हो। अक्सर ससुराल में जॉइंट फैमिली के अंदर ये देखा जाता है कि जो बहुएँ शादी होकर आती हैं, उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए, जिसमें उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हटाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छा ससुराल होगा, बहुत अच्छा ससुराल, तो वो बहू की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है अनफॉर्च्युनेटली देसी फैमिलीज़ के अंदर। बहुओं को जॉइंट फैमिली में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों की खुशी को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुएँ प्रेशर में आके, ससुराल में जगह बनाने के प्रेशर में आके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं और पीपल प्लीजर बन जाती हैं। तो ये भी एक कॉन्स है मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली का। क्योंकि एक अपने आइडेंटिटी होना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट फैमिली की। आई थिंक मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या कॉन्स लगते हैं, क्या प्रोस लगते हैं, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात करती हूँ, जहाँ पर जो 2 लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर जब एक छत के नीचे रहने का फैसला करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, जहाँ वो और उनका बच्चा यानी कि उनके इमीडिएट फैमिली ही रहती है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। अब इसके प्रोस के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो आपकी प्राइवेसी, आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, उसमें कोई किसी तरह की इंटरप्शन नहीं होती। अगर आप वहाँ पर अपने घर में आप दोनों ही एक डिसीजन मेकर होते हो, आपको पता होता है कि हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या फ़ैसला लेना है और क्या फ़ैसला नहीं लेना है। उसमें मुदाखलत नहीं होती, इंटरप्शन नहीं होता किसी का और सब कुछ थोड़ा स्मूथ जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है यू लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली, मॉरली इंडिपेंडेंट होना सीखते हो। थोड़ा-सा मुश्किल होता है न्यूक्लियर फैमिली में, बट इंडिपेंडेंसी इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो आपको अकेले रहने से ही आती है, ठीक है। यू कैन टोटली रिलाई ऑन योरसेल्फ ओनली। तो ये एक बहुत ही अच्छा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। और यंग एज में जब आप होते हैं और आप अपनी फैमिली से अलग रहने का डिसाइड करते हैं, तो आपके पास काफ़ी साल होते हैं सब कुछ सीखने के लिए। जब तक आप एक पुख्ता एज में आते हैं, आप एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, आपको सब पता होता है, आटे दाल का भाव आप जान चुके होते हैं कि आपको कैसे सब कुछ हैंडल करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे क्या मुझे मैनेज करना है, घर के बाहर के काम कैसे मुझे मैनेज करने हैं। तो ये प्रोज है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को रेज़ कर सकते हैं। आप उसको जैसा माहौल देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। आपको फ़िक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा इतने बड़े एक्सपोज़र में रह के, इतने सारे लोगों के बीच में रह के वो किस पर्सनैलिटी को ग्रैब करता है, किस पर वो जाता है। होता है कई बार पेरेंट्स को अपने अलावा किसी और दूसरे का पर्सपेक्टिव अपने बच्चे के लिए नहीं समझ आता। वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी और माहौल में रहे हमारे अलावा। एंड दैट्स टोटली अप टू पेरेंट्स, ये उनकी चॉइसेस है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई पेरेंट या कोई कपल चाह रहा है कि उसके बच्चे को उसके अलावा
किसी से ज़्यादा एक्सपोजर ना मिले, वो किसी की पर्सनैलिटी ग्रैब ना करे। हो सकता है उसको सामने वाले बंदे का थॉट प्रोसेस पसंद ना हो, उसकी लैंग्वेज पसंद ना हो, जिस तरीके से वो बात करता है, उसकी कुछ आदत पसंद ना हो। तो ये टोटली ओके पेरेंट्स पर है, ये बिल्कुल रिलाई करता है उनके ऊपर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे सोच रहा है, ये उनकी चॉइस है। तो न्यूक्लियर फैमिली में उनको इस चीज़ का डर खत्म हो जाता है, वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से रेज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। और फोर्थ प्रोज है कि आपको खुद के रिलेशनशिप को रिवाइव करने का टाइम मिलता है। अगर किसी वजह से जॉइंट फैमिली में रहकर आपका रिश्ता खराब हो चुका है, तो जब आप न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में पहले से रह रहे हैं, तो उन कपल के बीच में ना थोड़ा सा टेंशन का माहौल जॉइंट फैमिली को लेकर कम मिलता है। यानी उनके अपने कुछ झगड़े हो सकते हैं, अपने दोनों की जो आपसी अपने वजह से उनके कुछ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे बंदे की वजह से उनके बीच में झगड़े काफ़ी कम होते हैं। ठीक है। तो उनको अपना रिलेशनशिप रिवाइव करने का मौका मिलता है और यू फील लाइक अ कपल अगेन। ठीक है। यू कैन गो आउट, हैव फन, गो ऑन डेट्स, और किसी तरह का आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती कि हम किसी को जवाबदेह नहीं है इस न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए। तो आपको ये डर नहीं होता कि मुझे किसी को बतानी है ये चीज़, मुझे किसी को घर जाके यू हैव टू आंसर समवन, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोज है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए कि आप पेरेंट्स के साथ साथ एक कपल लाइफ, एक जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपका बेस है शादी का, उसको आप पहले रखते हैं। और पांचवा प्रोज है मेरा न्यूक्लियर फैमिली का कि आप लोगों को एक दूसरे के लिए मॉरली सपोर्ट का, इमोशनल सपोर्ट का टाइम मिलता है। आपको रियलाइज होती है एक दूसरे की रियल वैल्यू। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम इतना अपनी ड्यूटीज़ में बिजी होते हैं, मतलब औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, घर वालों की, बाकी घर वालों की। तो उसमें क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप कपल का कहीं खो जाता है और आप मतलब अपने स्पाउस को उस तरह नहीं देखते जैसा आप एक न्यूक्लियर फैमिली में देख सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आपको अपने स्पाउस की रियल लेयर्स, रियल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। आप उनको अच्छे से समझ पाते हैं, आप उनको और करीब से जान पाते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने प्रॉन्स बताए हैं, ये तभी लागू होते हैं जब हस्बैंड और वाइफ में आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हों, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हों, एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करते हों। ठीक है। जैसे कि घर के चोर्स हों या बाहर के कोई भी काम हो या बच्चे को रेज करने की बात है, वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हों। ये जो प्रॉज हैं वहाँ पर बहुत काम आते हैं। ठीक है। इससे हमारी मैरिज को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और जो टॉक्सिक मैरिज है ना, वो एक अलग टॉपिक है। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मसले होते हैं दरमियान में, आप कुछ कमेंट्स में ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी मैरिज में ही प्रॉब्लम है, जिनके बीच में हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम है, उनके लिए ये प्रॉस कुछ मायने नहीं रखते न्यूक्लियर फैमिली के। आई एग्रीड। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक टॉक्सिक मैरिज वाला टॉपिक है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है और उनको कहीं भी रखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता साथ रहना। तो इसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपसे दोनों बातें शेयर की हैं प्रॉज एंड कॉन्स की, वो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है कि मैंने किस कंडीशन में ये बातें आपसे डिस्कस की हैं, अपने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, शेयर किए। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्स के बारे में। तो इसका कॉन्स पहला ये है कि आप अक्सर तन्हाई का शिकार रहते हैं। जब आपका शौहर घर से बाहर चला जाता है कमाने के लिए, ऑफ कोर्स, तो आप घर में अकेले रहते हैं। भले ही बच्चे हों आपके साथ, लेकिन आपका दिल करता है कि आपके साथ आपका हम उम्र कोई हो, बात करने के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स आपका हस्बैंड ही इज़ देयर फॉर यू, लेकिन एक पूरे दिन की तन्हाई आपको मार देती है। वो रात को आता है बेचारा थका हारा, कभी कभी आपकी कॉन्वर्सेशन उस हिसाब से नहीं हो पाती है अपने हस्बैंड के साथ, और सुबह फिर उसको वही रूटीन वापस से चालू करना है अपना, दोबारा जाना है काम पर। तो कहीं ना कहीं आपको अकेलापन फील होता है उस दौरान, आपके साथ कोई नहीं होता और आपको एक एम्प्टीनेस सी फील होती है। ठीक है। तो आपको हर वक्त ऐसा लगता है दैट यू वांट टू टॉक टू समवन। पॉइंट नंबर 2 है मेरा न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्स में से, क्योंकि आप दोनों को सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, तो कोई तीसरा आपकी हेल्प के लिए तो होता नहीं है। और आपको ये इस वजह से आपको सिंगल हैंडेडली सब मतलब
मैनेज करना होता है, या तो हस्बैंड को या तो वाइफ को, कोई होता नहीं है बाहर का तीसरा बंदा आपकी हेल्प के लिए। तो ये बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत टायरिंग हो जाता है। कांस्टेंट वर्कलोड से आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि देयर मस्ट बी समवन एल्स फॉर फॉर अस, ठीक है। लेकिन ये भी एक सच है कि सारी जिम्मेदारी जब हम डिसाइड करते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो हमको उस टाइम पर मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि बस हम दोनों ही हमारे लिए हैं और हमारे बच्चे के लिए हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने बच्चे को लेकर। आप कहीं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको कहीं भी जाना है, ग्रोसरी करने जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है या इमरजेंसी में कहीं जाना है, यू हैव टू टेक योर किड विद यू। और पॉइंट नंबर 4 मेरा है न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्स में से कि आपको फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली कोई सपोर्ट नहीं होता। जो भी माली हालात हैं वो आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए यू कैन नॉट आस्क समवन और योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स की वो आपकी हेल्प करे किसी तरह से। ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो आपको बहुत वाइसली स्पेंड करने पड़ते हैं अपने खर्चों को बहुत वाइसली आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी माली हालात में बहुत मुश्किलात आ जाती है क्योंकि आप दोनों को खुद ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली। तो ये भी एक कॉन्स है मेरे हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए। तो जो भी मैंने आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं, तो टोटली इसमें आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे हुए थे। आप भी अगर मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप भी मुझे वो पॉइंट्स कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता और ना ही मैं माइंड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है वो बेहतरीन बदलाव लाता है अपने अंदर, वो इम्प्रूवमेंट भी उतनी जल्दी करता है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, वीडियोज़ के एंड तक देखने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन से पॉइंट मिस करे हैं। अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस इट। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और आपको बैलेंस करना आता है चीज़ों को, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। सबसे पहले जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं घर में, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको एक पोर्शन प्रोवाइड करा सकें जो उनका खुद का हो, जहाँ पर बेजा मुदाखलत ना आप कर सकें, जहाँ उनकी खुद की प्राइवेसी मेंटेन रह सके और उनकी नहीं, घर में बाकी लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन रह सके, वो बच्चों की हो चाहे अपनी खुद की प्राइवेसी हो। और अगर आप उनको फाइनेंशियली तौर पर वो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो बेयर मिनिमम है कि उनका एक अपना सेपरेट रूम होना चाहिए घर के अंदर, जहाँ पर आप बगैर इजाज़त ना जाएं, उनके गैर मौजूदगी में आप उनके कमरे में ना जाएं, बगैर इजाज़त उनके किसी सामान को ना छुएं। और ये तो बहुत बेयर मिनिमम है, बेसिक मैनर्स हैं जो एक जॉइंट फैमिली में होने चाहिए। दूसरा, आपको एक दूसरे के फैसलों की कदर करनी चाहिए। अगर घर में कोई एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो अक्सर क्या होता है कि हम बहू के ओपिनियंस को या बहू की राय को इतना अहमियत नहीं देते। तो ये बैलेंस नहीं हो पाता फिर उस तरीके से। आपको बहू की राय को अहमियत देनी चाहिए, उसकी बात भी सुननी चाहिए कि उसकी क्या चॉइसेस हैं, क्या ओपिनियंस है, वो क्या चाहती है। तीसरा, जिस तरह आप अपने बेटे से अपनी बात कन्वे करवाते हैं, उस तरह बेटे को भी चाहिए, यानी शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की बात भी कन्वे करे। क्योंकि जब दो लोग अपने एक घर में मिलकर रह रहे हैं तो दोनों की बात को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक तरफ से अगर बात को कहा जाएगा, एक तरफ से कंप्लेंट्स होंगी, एक तरफ से डिमांड्स होंगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बैलेंस करना और एक साथ रहना। तो आपको अपने अगर डिमांड्स को बताना है तो आपको उनकी डिमांड्स को भी सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बैलेंस करके चल सकते हैं अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में। सारी नहीं तो कुछ हद तक आपकी जो इश्यूज़ हैं वो इस क्लियर रहेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये जो मुझे लगा कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब होने का रीज़न है कि आपको अपने घर में होने वाले इश्यूज़ का ज़िक्र किसी बाहर वाले से नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई मतलब आपकी जो घर की चारदीवारी के अंदर लोग रह रहे हैं, उसके अलावा कोई भी बाहर का हो, चाहे वो आपके कितने क्लोज़ क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, कोई मोहल्ले का हो, आपको किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। किसी तीसरे से कोई बात कहना
बहुत घर जॉइंट फैमिली से ख़राब होती है, क्योंकि देखिए अगर आप उससे वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वो बात फिर ज़रूर फैलेगी और फिर घर के लोगों को पता चलेगी, जिसके बारे में आपने बोला है उसको भी पता चलेगी और दिलों में फिर ऐसे बदगुमानी पैदा होती है और कई केसेस में तो आप कन्फ्रंट भी नहीं करते एक दूसरे से। तो बचें इस चीज़ से कि कितने भी आपके घर में इश्यूज़ चल रहे हों जॉइंट फैमिली सिस्टम में, आप इस चीज़ से बचें कि हम किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि कोई तीसरा आपके घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ़ वो उसको एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझेगा और आगे आपकी बात को बहुत जल्दी पहुँचाएगा। तो इस तरह से हम बैलेंस करके चल सकते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी हम जॉइंट फैमिली की तरह ही बैलेंस करके चल सकते हैं। अब 2 मियाँ-बीवी जैसे एक घर में रह रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसी जगह घर लें आप, जहाँ पर आप अपने वालिदैन के भी करीब रह सकें, लड़का यानी शौहर अपने वालिदैन के भी करीब रह सके और उनको भी देख-रेख की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है इस उम्र में। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जब आप रह रहे हैं, आपने डिसाइड किया है, तो आप ऐसी जगह मुंतखब करें, जहाँ पर आप बहुत ईज़िली आ जा सकें, अपने पेरेंट्स से मिल सकें और उनकी खिदमत कर सकें, उनका ख़्याल रख सकें, बहू-बेटा दोनों। बहू को भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए और अगर वो कर रही है तो ये उसकी अच्छाई है, उस पर फ़र्ज़ तो नहीं है देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर वो कर रही है तो ये उसकी ह्यूमैनिटी है, उसकी अच्छाई है। बहुत अच्छी बात है ये। दोनों को चाहिए कि वो अपने-अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, क्योंकि इसका हुक्म हमको दिया गया है। तो स्पेशली शौहर को ये करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से जहाँ पर मिल सके, उनका ख़्याल रख सके, उनको प्रोवाइड करा सके और बीवी को भी एक अलग घर में रख रहा है तो ये बैलेंस हो जाएँगी चीज़ें। और बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर और अपने वालिदैन के बीच में बेजा मुदाखलत ना करे। उससे रोज़-रोज़ के सवाल करना, क्या वहाँ क्यों गए थे, क्यों थे इतनी देर तक, या फिर क्या बातें हुई वहाँ आपके बीच में, इससे बीवी का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके रिलेशनशिप को यानी बीवी और शौहर के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, तो इसमें बीवी की मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है? इस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं। आप जाइए वहाँ मिलने, अपने बच्चों को भी मिलाइए दादा-दादी से और अपने घर का भी पीस इस तरह बरकरार रख सकते हैं और उनके घर का भी। क्योंकि खिदमत का हुक्म तो माँ-बाप पर ऐसा है कि क़यामत तक आप नहीं ये कर्ज़ चुका सकते अपने माँ-बाप का कि उन्होंने जिस तरह उन्होंने आप पर रहम किया बचपन में, आपको बड़ा किया, आपको पैदा किया, तो आप भी उन पर रहम करें, उनकी ज़ात पर रहम करें, उनका ख़्याल रखें। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनके लिए, दिलों में गुंजाइश रहनी चाहिए बस। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द टाइम सबको पता ही होता है, फिर भी मैं यहाँ ज़िक्र कर देती हूँ कि पुराने वक़्तों में जब शादियाँ होती थी तो ख़ेमे लगा दिए जाते थे अलग-अलग और वहाँ पर अपने-अपने अहलिया को रहकर अपने बच्चों के साथ रहा जाता था। ये सिस्टम जॉइंट फैमिली का वहाँ था ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, सास-ससुर का या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो भी, ये सब वहाँ पर नहीं चलता था। वहाँ पर अपने-अपने इमीडिएट फैमिली के साथ रहा जाता था और हाँ, मिला जाता था एक-दूसरे से, एक-दूसरे के घर आया जाता था, दिलों में गुंजाइश होती थी। बिलीव मी मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ सालों-साल 25-25, 30-30, 40-40 साल जॉइंट फैमिली में रहकर गुज़ार दिए। सिर्फ़ क्यों? सोशल प्रेशर में आकर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी मैंने उनको खुद कहते हुए सुना है कि कब मरेंगे ये, यानी हमारे सास-ससुर, कब हम आज़ाद होंगे, कब हमारी ज़िंदगी से ये गुलाम शब्द हटेगा, हम गुलाम बन के रह गए। वो मरने की दुआ करते हैं अपने बुज़ुर्गों की, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह से सिचुएशन ये है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहें और दिलों में गुंजाइश हो, मोहब्बत भी बढ़ती है और एक-दूसरे से मिलें, खिदमत करें। कता ताल्लुक़ तो करने का हुक्म है ही नहीं हमारे दीन में। रिश्तेदारों से भी नहीं है तो माँ-बाप से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे आपके कितने भी इश्यूज़ क्यों ना हों। ठीक है? तो ये मेरा एक छोटा-सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी अगर मेरी कोई बात रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ
और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रॉस ज़्यादा हैं जॉइंट फैमिली के और कॉन्स कम हैं, और आपको जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा सूट करता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जॉइंट फैमिली में रहना कंटिन्यू। और अगर आपके पास न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्स ज़्यादा हैं या फिर प्रॉस कम है तो आप न्यूक्लियर फैमिली को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा। तो अब ये डिपेंड करता है कि विच इज़ बेटर। मैंने आपको अपने सारे पॉइंट्स बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।